हेलो दोस्तों, ये है हमारा वीडियो नंबर 1। ओके, इस सीरीज में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया करेंगे। ओके, तो देखिए, इससे पहले हमने आपको रीजनिंग का एक पेपर सॉल्व कराया था। एसएससी में क्या होता है ना, एसएससी में जो रीजनिंग आती है काफ़ी इजी लेवल की आती है, इसलिए हम आगे से रीजनिंग वाले जो 50 क्वेश्चन हैं उनको छोड़ दिया करेंगे। ओके, हम करेंगे कवर इस सीरीज में जीएस वाला पार्ट और टेक्निकल वाला पार्ट। ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे हम 23 तारीख का 23 जनवरी वाला पेपर। ओके, 23 जनवरी वाला पेपर होगा ये, और शाम वाली मीटिंग का। तो इसमें हम जीएस करेंगे और क्या करेंगे, और करेंगे हम टेक्निकल वाला पोर्शन। ओके, तो चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन। जीएस का पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 53, 52 एंड 51। 51 क्वेश्चन है हमारा। 50 क्वेश्चन तो इसमें आते हैं हमारे रीजनिंग के। तो 51 क्वेश्चन है, ब्रिक बैंक को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। जो ब्रिक बैंक है उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ब्रिक बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिक बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखिए एक मिनट, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पूर्व में ब्रिक विकास बैंक के रूप में जाना जाता था। ओके, ब्रिक राज्यों, ब्रिक BRIC, ओके, तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना एंड एस यानी साउथ अफ्रीका। ये 1 2 3 4 5 राज्यों का एक समूह है द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ओके, तो इसका मुख्यालय देखिए जुलाई 2014 में इसकी स्थापना हुई है। ओके, जुलाई 2014 में स्थापना हुई है, लेकिन लागू कब है, जुलाई 2015 से। ओके, इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका इसके सदस्य हैं। ओके, तो ये 5 देशों की संस्था है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक। पहले इसका नाम ब्रिक विकास बैंक था। ओके, तो पहले इसका ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का 51 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रिक्स बैंक का वर्तमान क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है। समांतर अर्थव्यवस्था क्या है, तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। समांतर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य काले धन से है। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समांतर अर्थव्यवस्था क्या है। ओके, तो देखिए, काले धन या बेहिसाब धन पर आधारित समांतर अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। यह सरकार के लिए कर राजस्व में बड़े नुकसान का कारण भी है। इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। इसके खत्म होने की अर्थव्यवस्था को एक अधिक तरह का फ़ायदा होगा। यानी इलीगली जो हमारे काम धंधे चल रहे होते हैं, जिनका हिसाब किताब हमारी सरकार के पास नहीं होता है, या फिर जिन पर टैक्स नहीं दिया जाता है। ओके, तो वो जो अर्थव्यवस्था होती है उसे कहते हैं समांतर अर्थव्यवस्था। ओके, तो समांतर अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है, समांतर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य काले धन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा काला धन। ओके,
क्वेश्चन नंबर 53, भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक लागू करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका भारतीय रिजर्व बैंक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। भारत की मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण, आमतौर पर केंद्रीय बैंक, मूल्य स्थिरता बनाने के लिए उसकी ब्याज दरों में कटौती या बढ़ोतरी करता है, जिससे कि उनकी जो मूल्य स्थिरता है वो सही बनी रहे। ओके, यानी ब्याज कम कर देना या फिर ब्याज ज़्यादा कर देना, जिससे कि उसकी महंगाई और उनकी इकोनॉमिक्स, समझ रहे हो ना, ये सब कंट्रोल में रहे। ओके, तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? मौद्रिक प्राधिकरण को कौन, देखिए, मौद्रिक नीति को कौन लागू करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट। ARDC नाबार्ड की एक शाखा है। ARDC का पूरा रूप क्या है? ARDC नाबार्ड की एक शाखा है। ओके, ARDC का पूरा नाम क्या है? ARDC का पूरा नाम है एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन। ओके, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन। ओके, तो ARDC एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मशीनरी का एक हिस्सा है जो औद्योगिक विवादों का निपटारा करता है? यानी कि जो औद्योगिक विवाद होते हैं उनका निपटारा कौन सी मशीनरी, यानी कौन सा इनमें से कौन सी मशीनरी उसका निपटारा करती है, कौन सी संस्था उनका निपटारा करती हैं? अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में था जब टाटा का केस, हमारा टाटा वाला केस चल रहा था। ओके, तो इसका ऑप्शन के आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्रम कोर्ट, औद्योगिक ट्रिब्यूनल, कार्य समिति। यानी कि ये सभी विकल्प सही हैं। ये जितने भी हैं, श्रम कोर्ट, औद्योगिक ट्रिब्यूनल, कार्य समिति, ये सभी विकल्प सही हैं। ये सभी औद्योगिक विवादों का निपटारा करती हैं। औद्योगिक विवादों का निपटारा कौन कौन करता है? श्रम कोर्ट भी करता है, औद्योगिक ट्रिब्यूनल भी करता है और कार्य समिति भी करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस साल नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था? तो नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था 1963 में। ओके, 1963 में बनाया गया था। नागालैंड, देखिए, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां, ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा। तो 16वां दिन 1 दिसंबर ईयर 1963 में ये 16वां राज्य बना था। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के भारतीय राज्यों में, ओके, मणिपुर से दक्षिण और असम से पश्चिम, ये हम आपको एक बार मैप में दिखा देते हैं। ओके, तो देखिए, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम, ये रहा नागालैंड। तो नागालैंड, देखिए, ये हमारा
नागालैंड, एक बार मैप ले, ये पेन ले लेते हैं हम। ओके, ये देखिए ये है नागालैंड, ये है नागालैंड। ओके, देखिए पेन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, चलिए कोई नहीं। नागालैंड ये रहा, इसका देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, नीचे मणिपुर, ओके, मिजोरम, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश जो कि ये रहा नागालैंड, उससे नीचे मणिपुर, मिजोरम, साइड में जाएंगे त्रिपुरा, ऊपर जाएंगे असम, साइड में जाएंगे मेघालय, ओके, और ये सिक्किम। तो ये 7 सिस्टर जो हैं ये आपको ध्यान में रखनी होंगी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एंड मेघालय। ओके, तो ये आपको मैप में थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? यानी केंद्रीय बजट जो होता है उसे कौन तैयार करता है और कौन उसे प्रस्तुत करता है? तो इसके ऑप्शन हैं आर्थिक मामलों के विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों के विभाग, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए भारत का वित्त मंत्रालय भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इसमें 5 विभाग शामिल हैं, जिसमें से एक आर्थिक मामलों का विभाग, जो एक इनमें से 5 हैं, 5 में से एक है आर्थिक मामलों का विभाग। यह केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है। यह केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है जिसका मुख्य कार्य संसद के समक्ष केंद्रीय बजट तैयार करना और पेश करना है। तो आर्थिक मामलों का विभाग जो है वो हमारा क्या करता है, बजट को बनाएगा, तैयार करेगा और उसे पेश करेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों के विभाग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की संविधान सभा की पहली अध्यक्षता किसने की थी? ओके, तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता हमारी की थी। ओके, तो देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय सभा के पहले अध्यक्ष, ये अस्थायी थे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये क्या थे, ये अस्थायी थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया और इसके उपाध्यक्ष बंगाल के ईसाई और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले जो अध्यक्ष थे अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो पहले स्थायी थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता की थी हमारी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रतीक में निम्न में से कौन सा मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है? ओके, सत्यमेव जयते ये अपनाया नहीं गया है। ओके, ये उपनिषद से लिया गया है, सांड मौर्य वंश से लिया गया है, घोड़ा भी मौर्य वंश से लिया गया है, और 4 जो शेर हैं वो भी मौर्य वंश से ही लिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सत्यमेव जयते संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ हो जाता है सत्य की ही जीत होती है, सत्य अकेले ही जीत सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथ
उपनिषद के एक मंत्र का हिस्सा है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा हुआ है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। ओके, का हिस्सा है। स्वतंत्रता के बाद इसे 26 जनवरी 1950 की भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। तो 26 जनवरी 1950 ये डेट भी कई बार पूछी गई डेट है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया है। ओके, और तो इसमें कोई डिटेल है नहीं। देखिए बाकी जो मौर्य वंश से लिया गया है वो क्या क्या लिया गया है वो देखिए। हाथी, वो सॉरी, 4 शेर, 4 मुंह वाला शेर, घोड़ा, ओके, और बैल। ये सब कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है हमारा मौर्य वंश से। ओके, घोड़ा ये रहा, बैल हमारा ये रहा, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ओके, ये क्या है हमारा? ये है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस शहर में हुआ था? भारत की संविधान सभा का पहला सत्र दिल्ली के अंदर हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा का विवरण देखिए, भारतीय की संविधान सभा, ओके, ये हमारा संविधान सभा की मोहर थी। ओके, हाथी और पूरा हिंदुस्तान का मैप। ओके, ये 6 दिसंबर 1946 में बना था। ओके, स्थापित कब हुआ था? 6 जनवरी 1946। भंग कब हो गया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि ये कब बना था हमारा। ये 6 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी। 6 दिसंबर 1946। ओके, एक सदनात्मक प्रकार का ये प्रकार है इसका, एक सदनात्मक। 24 जनवरी 1950 यानी कि गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले इस सभा को भंग कर दिया गया था। ओके, नेतृत्व पहले जो थे अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ओके, कांग्रेस के ये सदस्य थे। ओके, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, पहले H.C. मुखर्जी, B.T. कृष्णमाचारी, ये पहले उपाध्यक्ष थे। 2 उपाध्यक्ष थे, H.C. मुखर्जी, B.T. कृष्णमाचारी। मसौदा समिति के अध्यक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। ओके, अब सीटें अगर देखी जाएं तो 389 पहले थी, आफ्टर देन क्या हो गई थी? 299। जून 1947 से 1950 के बाद क्या हो गई थी? ये 299 हो गई थी। तो पहले 389, आफ्टर देन 90 सीटें कम हो गई तो 299। ओके, राजनीतिक समूह की सीटें 208, 73 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको यहाँ पर बैठक स्थल क्वेश्चन में पूछा गया है, और वो क्या है? संसद भवन नई दिल्ली। ओके, तो पहली बैठक हुई थी हमारी नई दिल्ली के अंदर। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्न में से किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली के अंदर हुआ था। नेक्स्ट में से का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां भी विजयनगर आ जाए वहां पर आपको क्वेश्चन में सिर्फ हम्पी को
क्वेश्चन में विजयनगर पूछा है 90% चांस है कि हम्पी ही पूछा गया होगा, तो हम्पी और विजयनगर को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, 5 जनपदों में से राजधानी तक्षशिला थी गांधार। एक बार हम 16 जितने भी महाजनपद हैं 16 उनकी राजधानी को एक बार देख लेते हैं। ओके, किसकी राजधानी महाजन, ये देखिए महाजनपद उनकी राजधानी एक बार हम देख लेते हैं। ओके, तो पहला है हमारा अंगा। पहला जो महाजनपद है वो है अंगा, उसकी राजधानी है चंपा। ओके, दूसरा है मगध, उसकी राजधानी है राजगृह। ओके, तीसरा है काशी, उसकी राजधानी है काशी। ओके, तीसरे जो काशी है उसकी राजधानी काशी ही है। चौथा है बत्सा, उसकी राजधानी कौस है। ओके, कोसाला श्रीवस्ती उसकी राजधानी है। ओके, सोरा सेना की राजधानी क्या है? मथुरा उसकी राजधानी है। पांचाला की राजधानी है अहिर चतरा और कंपालिया। ओके, कुरु ये इंपॉर्टेंट है, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ओके, मत्स्या की राजधानी है विराटनगर। ओके, चेड़ी की राजधानी है सोथवती। ओके, अवंती की राजधानी है उज्जैनी या महिष्मती, ये भी इंपॉर्टेंट है अवंती। ओके, अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी या महिष्मती। ओके, गांधारा ये क्वेश्चन में पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो गांधारा की राजधानी क्या है? तक्षशिला। काम्बोजा की राजधानी है पुंछा। ओके, अस्मिका या अस्साका इसकी राजधानी है बैंक ऑफ गोदावरी। सॉरी, आधुनिक स्थान तो ये बैंक ऑफ गोदावरी है और राजधानी थी इसकी प्रैथन या पैथन। ओके, बज्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। बज्जी की राजधानी है वैशाली। मल्ला की राजधानी है कुशीनारा। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में आप जानते ही होंगे। ओके, तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और शायद प्राचीन भारत का पहला संगठित शिक्षित क्षेत्र था। ओके, तो काफ़ी चाणक्य, नागार्जुन, पाणिनि, चाणक्य, प्रश्नचित्र, जीविका जैसे विद्वान भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बनने से पहले अध्ययन करने के लिए इस जगह आए थे। इसमें चाणक्य सबसे इम्पोर्टेंट है और ये पूछ भी लिया जाता है कि चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। तो चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं? तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित हो जाएंगे हमारे चाणक्य। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तक्षशिला थी हमारी गांधार की राजधानी। ओके, तो गांधार इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में काफ़ी इजी क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। ओके, बाबर, देखिए मुगल जो पूरा साम्राज्य है उनके शासकों की ट्रिक क्या है आपको पता भी होगी, वैसे मैं एक बार बता देता हूँ। उसकी ट्रिक है भाजी सब्जी फोर मासाव। ओके, देखिए
भाजी, तो देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ओके, अब आगे सब्जी, 4 मासा, ये आप देख लेना, सब्जी शाहजहां। ओके, इस हिसाब से आप एक बार बुक से इसे पढ़ लीजिए, इसकी ट्रिक है भाजी सब्जी 4 मासा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो वास्को डी गामा, वेयर डिड वास्को डी गामा इन इंडिया अराइव इन इंडिया इन 1498। पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बन जाता है कि कब आया था? ये आया था 1498 में। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1498 में हमारा वास्को डी गामा आया था। ओके, तो ये कहाँ आया था? ये आया था कालीकट। ये दूसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? ये आया था कालीकट के अंदर। ओके, श्री संधि के अनुसार निम्न में से किसको सौंप दिया गया था? श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार जो ब्रिटिश को सौंपा गया था, वो क्या सौंपा गया? वो हमारा था, इसका आंसर हो जाएगा मालाबार। आंसर एक बार एक्सप्लेनेशन इसकी देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को त्रावणकोर राज्य और काली नदी के 12 महल, देखिए ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि इनको ये जो युद्ध अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को त्रावणकोर राज्य और काली नदी और डिंगीगुल जिलों के बीच में मैसूर के मालाबार तट क्षेत्रों का काफी हिस्सा मिल गया। श्रीरंगपट्टम जो संधि हुई थी, ये हुई किस किस के बीच थी, ये तो मैं आपको अभी बता ही दूंगा। बाकी मालाबार का काफी क्षेत्र इसमें मिल गया था। ओके, तो ये हुई थी, देखिए ये जो हुई थी संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, ये अंग्रेजों, ओके, और टीपू सुल्तान और उसके पिताजी, ओके, एग्लो मैसूर, इनको एग्लो मैसूर के नाम से जाना जाता है। ओके, टीपू सुल्तान और उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था, देखिए ये तीसरी संधि थी, तीसरे युद्ध के समय ये संधि हुई थी। 4 युद्ध हुए थे, 4 मैसूर युद्ध हुए थे, आगल मैसूर युद्ध। ओके, तो ये तीसरे युद्ध के समय जो संधि हुई थी वो थी श्रीरंगपट्टम की संधि। इनके पिताजी का नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ओके, अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। ओके, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है इनके पिताजी का नाम। ओके, तो यही इसमें थोड़ा सा बताने लायक था। ओके, तो श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार किस किस में हुआ था? ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। तीसरा आंग्ल युद्ध था, आंग्ल मैसूर युद्ध था, जिसमें क्या हुआ था? जिसमें हमारा मालाबार को इन्होंने अंग्रेजों को देना पड़ा था। ओके, तो इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कवर किए जीके के। बाकी 25 क्वेश्चन इस पेपर के 66 से लेके, ओके नहीं, इस वीडियो में हमने किए 15 क्वेश्चन, सॉरी 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर किए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन कर लेंगे। एक में हम कितने बचेंगे फिर? 20, 30, 35 और एक में 15 क्वेश्चन और हम कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा जो जीएस वाला पार्ट है, एक में 20, एक में 15 और 15 हमने ऑलरेडी कर लिए। ये हमारा सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो अगली वीडियो 66 से लेके 80 तक की बनाएंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो 80 से लेके कितने तक की बनाएंगे? 80 से लेके 100 तक की बनाएंगे। तो 3 वीडियो में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम इसका टेक्निकल पोर्शन, सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है ये, जो टेक्निकल पोर्शन है उसके बाद में हम इसकी वीडियो बना के डाल देंगे। ओके, तो वीडियो सॉल्यूशन पूरा होगा और ये सीरीज चलती रहेगी। ओके, तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।